चलिए, नाउ पब्लिक रिकॉर्ड, किसी की डेथ होती है या किसी का बर्थ होता है, तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसका रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड होता है। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते समय उस रिकॉर्ड को लेकर कोई भी चीज करता है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक ये है एंटियम लिथियम मोर्टम मैक्सिम है, लिखो एंटियम लिथियम मोर्टम, यानी कि केस शुरू होने से पहले कोई भी मैनिपुलेट तो नहीं करेगा, है ना। कोई भी समझो कोई केस है किसी भी चीज को लेकर, तो वो सामने वाला उस चीज को मैनिपुलेट करेगा क्या? हम जब पहले मिली मैं उस्मा से, तो उस्मा को पता है उस्मा ये बात ऐसी ऐसी हो गई है, ये तकलीफ है, ये बात है। तो इससे पहले तो कोई भी केस नहीं था, तो इससे पहले अगर कोई केस नहीं था तो मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, जो भी होगा मैं सच सच बता दूंगी, है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम अगर बाद में कुछ अगर ऐसा करते हैं, केस डॉक्यूमेंट्स बिफोर द केस बिगिन, हम उस डॉक्यूमेंट्स पे फुल्ली रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि हम उस समय झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब केस स्टार्ट होता है तब 100% अपन मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको अपना हक चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे। लेकिन केस स्टार्ट होने से पहले कोई थोड़ी झूठ बोलेगा। जब मैं अपनी दिल की बात उस्मा को कुछ बता रही हूँ, ना ही केस है ना ही कुछ है, उस्मा और मेरे गुड टर्म्स हैं, उस गुड टर्म्स में जाके मैं उसको कुछ बातें बता रही हूँ, तो वो रिलाई की जा सकती है, सेफली रिलाई की जा सकती है उसके ऊपर। उसको यकीन भी आएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा तभी तो वो बोल रही है। लेकिन जब केस शुरू होता है तो चीजें कैसे पलटवार खाती है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन तब थोड़ी कोई झूठ बोलेगा। तो यहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब है बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट। झूठ बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक रिकॉर्ड है। अगर पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिशियल ड्यूटी करते समय उस रिकॉर्ड का कुछ भी ये करता है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा ना, क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंडर ये सब कर रहा है। ऐसे नहीं है कि ही इज नॉट, देखो कॉमन मैन भी रहे, दो कॉमन मैन, तो वो नहीं करेगा क्या? उस समय कुछ था ही नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी का होता है, आप लोगों का भी होगा। जब हम लोगों की डेथ होगी हमारा डेथ सर्टिफिकेट भी बनेगा, तो दैट इज रिलाइड, दैट कैन बी रिलाइड अपॉन ना। वो झूठ थोड़ी है कि मर चुका है, वो झूठ थोड़ी है कि वो बॉर्न हो चुका था। तो दैट इज अ रेलेवेंट थिंग। तो फॉर्जरी मैम, दिस एंटियम लिथियम मोर्टम, फॉर्जरी। हाँ वो तो फौजरी की बात अलग है, फिर तो अपन अपन वो तो 463 67 में निपट लेंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 36 होता है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान। अब आप बोलेंगे कि इन लोगों का काम एविडेंस में है ही क्या? जो फैक्ट एंड इश्यू होता है, लड़ाई तो फैक्ट एंड इश्यू को ही है ना, जो झगड़े होते हैं, जो लफड़े होते हैं, वो फैक्ट एंड इश्यू को ही होते हैं। या रेलेवेंट फैक्ट्स जो कि एक मैप में, एक चार्ट में, एक प्लान में, कोई भी ऐसा फैक्ट्स जो इशू में रेलेवेंट है, और या अगर मैं बोलूं पब्लिश किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने एक पब्लिकेशन निकाला, गवर्नमेंट ने बोला कि पब्लिकली ओपनली बोला कि ये मैप है, ये चार्ट है और ये डीपी है। डीपी का मतलब होता है डेवलपमेंट प्लान। तो उसकी जो अथेंटिसिटी है, जेन्युइननेस है, ओरिजिनलिटी है, क्या आप उसको चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब वो पूरी तरह क्या हो गया? रेलेवेंट, where you can't challenge because गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल पब्लिकेशन के थ्रू
एक न्यूज़पेपर में डिक्लेरेशन दी थी कि मैं ओपन पब्लिकली ये नोटिफाई कर रहा हूं कि ये मैप है, ये चार्ट है, ये प्लान है। हमारा जो टाउन है जहां पे अपन रह रहे हैं उसमें यहाँ बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे नाला है, यहाँ पर गार्डन है, यहाँ पे क्लब हाउस है, यहाँ पर लोगों के लिए नाना नानी पार्क बना हुआ है, XYZ। तो इफ गवर्नमेंट इज ऑफिशियली डिक्लेयरिंग समथिंग, यू कैन नॉट चैलेंज द ऑथेंटिसिटी। आप ये नहीं बोल सकते अरे गवर्नमेंट पागल हो गई है क्या, ऐसा कैसा कर सकती है। आप उसकी रेलेवेंसी को किधर भी नहीं हिला सकते, आपको वो बात रेलेवेंट मान के चलनी पड़ेगी। किस लिए? क्योंकि इट्स अ ऑफिशियली ओपन डिक्लेरेशन टू द पब्लिक रिगार्डिंग द मैप, चार्ट्स, प्लान्स। सीधा सीधा मैंने आपको कन्वे कर दिया। शिवानी, यस मैम। मैप्स और चार्ट्स क्या होते हैं? मैम जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये मैप्स और चार्ट्स है पब्लिकेशन के थ्रू। ओके, लेकिन मैप्स किस किस तरीके के मैप्स होते हैं वो? किस तरीके के ये तो नहीं पता मैम। मैम जैसे रेजिडेंस का होती है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करती है, ठीक है, कि इधर जो है हॉस्पिटल बनने का है, इधर इधर स्कूल बनने का है, तो उन सब मैप्स को और जो उनमें जैसा उनने डिजाइन किया है हॉस्पिटल को, उन सब की रिलेवेंसी को हम आपने वो विवाह मूवी देखी है? विवाह, विवाह मूवी देखी है? यस मैम। विवाह मूवी देखी है? वो पुरानी मूवी देखी है? विवाह मूवी देखी है जिसमें शायद कपूर है मैम। और वो हीरोइन का नाम मुझे नहीं मालूम। उस समय वो सुंदर नगर जाते, किधर तो जाते हैं, आपने देखा रहेगा कि दे गो टू सम प्लेस, यस ठीक मैम। है। अब उस समय वो डेवलपमेंट हो रही थी वहां पर, पहले वहां पे गांव था, फिर गांव से वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा। तो वो जो डेवलपमेंट प्लान और चार्ट्स होती है ना, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम लोगों को, देखो क्या होता है ना, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आर जोन में डिक्लेयर की जाती है, रेसिडेंशियल जोन। तो वहां पे आप बिल्डिंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, आपको गवर्नमेंट से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना कि यहाँ पे हम कुछ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है शिवानी, ऑफिशियल पब्लिकेशन निकाल के बोल रही है कि यहाँ पर हमने चार्ट, मैप्स और ये बनाए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा डीपी सेट हो रहा है, डेवलपमेंट प्लान होगा, यहाँ पर घर बनाए जाएंगे, पीछे नाला होगा, नाले के बाजू में समझो गार्डन बनेगा, गार्डन के पीछे कुछ और बनेगा। तो दिस इज अ डीपी। ये मैं तो आप राइट टू लोगों के साथ यहाँ प्रॉपर्टी पे पे शेयर भी करूंगी। केस हुआ था हमारे जो 9th शेड्यूल में है, 31 आर्टिकल जो रिपील हुआ था उससे रिलेट कर रहा है। यस, यू आर राइट। चले, समझा ना? यस अब सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है, कोई एक्ट या नोटिफिकेशन में अगर कोई बात लिखी है, एनी एक्ट, कोई एक्ट में, कोई भी एक्ट हो सकती है, हिंदू मुस्लिम एक्ट होने दीजिए, एनी एक्ट, या नोटिफिकेशन में अगर कोई बात लिखी है तो उसकी रेलेवेंसी होगी या नहीं होगी? एक्ट्स एंड नोटिफिकेशन के बाद में रेलेवेंसी नहीं होगी तो कैसे बात माने कि वो रेलेवेंट होगी? रेलेवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट एज टू द फैक्ट्स ऑफ पब्लिक नेचर, किसी भी एक्ट में कोर्ट में किसी बात का अनुमान लगाना है। एग्जाम्पल, इन कंसर्न ऑफ अ पब्लिक नेचर, क्या ये प्रॉपर्टी पब्लिक है, क्या ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है? किसी पब्लिक फैक्ट को लेकर अगर कोर्ट को अनुमान लगाना है, देखो यूके में सारे एक्ट्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट कोर्ट कैन टेक, जो भी होता है वहां पे होता है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, गैजेट के फॉर्म में ओपिनियन बताती है, सारा का सारा पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है,
लेकिन यहाँ पर आप देखोगे लंदन की बात लिखी गई है, कानून हम इंडियन पढ़ रहे हैं, यूके की बात लिखी है, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि ये 19 का भी नहीं है, 1872 का है, 1872, यू नो द सेंचुरीज अगो, तो तब यूके चलता था, इसीलिए लंदन की बात की गई है। हालांकि इस सेक्शन को इन लोगों को 100% डिलीट करना चाहिए, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सेक्शन नंबर 37 जो है वो पब्लिक नेचर की बात करता है, ये पब्लिक है भाई, सब जानती है, तो यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम की बात की गई, क्योंकि मैंने आपको कहा कि तभी वहां पे कोई भी एक्ट या नोटिफिकेशन जो भी होता है वो पार्लियामेंट में उनका डिसीजन लिया जाता है बाय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स अपीयरेंट इन ऑफिशियल गैजेट, यानी कि वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके ऑफिशियल गैजेट में प्रिंटेड पेपर purporting to be a लंदन गैजेट। अब यहाँ पे बोलोगे मैम हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, ये लंदन की क्या बात बोली जा रही है, यहाँ पर हमारा लंदन से उस क्या टाइम लेना देना है, इंग्लैंड वो था ना, कब्जा किया हुआ था इसीलिए। यस यस, इंग्लैंड के कब्जे के होने की वजह से अभी भी देखो मैं बोल रही हूँ ना कि इस सेक्शन को इन लोगों को ऑफिशियली डिलीट करना चाहिए, इस सेक्शन का कोई भी यूज नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट पब्लिक नेचर की बात बता रही है, पब्लिक और प्राइवेट नेचर की बात बता रही है, इसीलिए इसको यहाँ पे बिठाया है। ठीक है, 38 क्या बोलता है, रेलेवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक्स। ठीक है, जब किसी लॉ बुक्स की बात आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ ही जाता है कि ये क्या है। अब मैं बताती हूँ, लॉ बुक का मतलब ये है जिसको ओपिनियन लेनी है किसी अदर कंट्री की, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, किसी कंट्री के लॉ बुक्स को कंसीडर करेगी। देखो इंडिया का लॉ इंडिया पे चलता है, दुबई पे चलेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया पे चलेगा क्या, इंग्लैंड पे चलेगा क्या, तो समझो एक ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि फ्रॉड हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो आईपीसी का सेक्शन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सजा मिलती है, बरोबर, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड, समझो इंग्लैंड का कोई ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस के बारे में जो प्रोविजन है इंग्लैंड के किसी कंसर्न्ड लॉ बुक में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर समझो जो फ्रॉड हुआ है तो इंग्लैंड वाले बंदे को उस फ्रॉड को ट्राई करने के लिए इंडिया में भेजा जा रहा है, लेकिन इंडियन जज को क्या करना है, जो इंग्लैंड का लॉ बुक है, यानी कि जो सजा दी जाएगी ना वो भी उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द ट्रायल इज गोइंग टू एग्जिस्ट। ठीक है, जो भी फ्रॉड हुआ है। अब जैसे समझो कि डाउरी डेथ है, ठीक है, हमारे यहाँ पे डाउरी के बहुत सारे केसेस होते हैं, हिंदी में डाउरी को क्या बोलते हैं, वेट लेट मी, दहेज। व्हाट डू यू मीन बाय डाउरी, मैम दहेज दहेज, मैम यस, दहेज प्रथा। हाँ हाँ हाँ, तो अगर एक बंदी ने अपने आप को मार दिया, ये लिखा कि मेरे को मेरे जो इन लॉज वाले हैं मुझसे दहेज मांग रहे थे, ठीक है, या फिर वो घर से भाग गई कि मेरे घर वाले जो मेरे इन लॉज हैं मुझसे दहेज मांग रहे थे, अब उसकी शादी को समझो 5 साल हो गए हैं,
तो डवरी केस उसके ऊपर रजिस्टर होने चाहिए क्या? 7 years होता है ना शायद, कि 7 साल तक कर सकते हैं केस। वो मैरिज की लेकिन रेलेवेंसी पे होता है। लेकिन मुझे ये बताओ। हाँ, यस, दहेज तो मैम कभी भी मांगा जा सकता है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। दहेज तो कभी भी मांगा जा सकता है। 1 साल पहले की भी बात होने दीजिए, 2, यानी कि उससे ये समझा जाएगा कि ये 2 महीने पहले की बात है। डवरी तो कभी भी मांगी जा सकती है। तो कुछ रूलिंग्स जो होते हैं ना, जो जिसको अपन केस लॉस बोलते हैं, जिसको हम रूलिंग्स बोलते हैं, जिसको हम साइटेशन बोलते हैं, अगर समझो उस पॉइंट पे अगर लॉ साइलेंट है, बहुत सी ऐसे केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर उस बात पे कुछ बोला हुआ रहता है, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है उस रूलिंग के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन अगर वो एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है कि उसको कैसे अप्लाई कर सके, तो जहां पर लॉ साइलेंट होता है ना, जो हमारे ऊपर वाले कोर्ट्स होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन चलती है। तो लॉ बुक्स भी जो उनके होंगे ना, इंग्लैंड वालों के, उसके अकॉर्डिंग इस बंदे को यहाँ पर आईपीसी में ट्राई किया जाएगा। And the judge is supposed to bring that law book and read it and then punish him. That country is sending their person to our country. On the contrary, that you are going to punish that person according to our law, not your law. Clear हुआ? मैम जैसे हमारी लॉ बुक्स है, जैसे अवतार सिंह की हुई, ठीक है, केडी गौड़ की हुई, तो इन सबको रेलेवेंट मानेंगे क्या? आप हमारे इधर केस चलाने वाले हो क्या? नहीं मैम, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, इसमें लॉ बुक्स लिखा है ना बस। लेकिन ये किसके लिए लिखा है? इट्स फॉर आउटसाइड कंट्री। ओके मैम। अब हमारे इधर की देखो अगर किसी ने, कोई ऑथर ने कुछ बोला है, हाँ, हमारे जजेस हमको जैसे बोलते मैम क्या, कॉन्ट्रैक्ट निकलो इधर से कॉन्ट्रैक्ट का एक बाहर। बुक होता है, असर्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट का बुक होता है, तो उस पे चलेगी। क्या बोल रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट का बुक होता है असर्शन का, हम्म, तो वो तो या नहीं आउट चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मैम। नहीं चलेगा। ये सिर्फ ये था क्योंकि ये 1872 का ये था ना, इसीलिए ये चीजें गवर्नमेंट को ये करना पड़ा, क्योंकि हम किसी और के बंदे को ट्राई कर रहे हैं इधर, इस वजह से ये रेलेवेंसी का पॉइंट डाला है इन्होंने यहाँ पे। आप बोलेंगे अब यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के अंदर, मैं आपको एक जगह लेके जाऊं ना, आप देखोगे कि हमारे इधर ये लॉ, फिर हमें कोर्ट क्या बोलता है पता है इस बात पे, अगर कोई जज जो है, कोई रूलिंग है, कोई साइटेशन है, तो उसको कंसीडर किया जाता है। कोई भी बुक को एडमिटेडली सुनते भी नहीं है। आईपीसी के अगेंस्ट में उस्मा तुम बोलो कोई और बुक लेके कि इसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दे दो, देंगे क्या? राइट? यस मैम, समझा? यस 34 तक, 34 तक यस क्लियर मैम, बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. हाउ मच a statement is to be proved, जो कि सेक्शन नंबर 39 से स्टार्ट। हाँ मेनका, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मेनका। I mean, law book like adultery is not an offense in foreign country, but if a foreigner is committed adultery in India, then he will be punished as per the foreign law. एडल्ट्री तो अब इंडिया में भी लीगल है। नहीं Indian नहीं, law. शी इज आस्किंग अ जनरल एग्जांपल, बट अगर वहां पे नहीं है तो ही उसको यहाँ पे वो उस चीज के लिए ट्राई नहीं किया जा सकेगा। देन ही विल आल्सो बी गिवन नो पनिशमेंट फॉर दिस रीजन, बिकॉज वहां पे वो अडल्ट्री इज नो पनिशेबल ऑफेंस। यस मैम। ओके मेनका? Hello. यस मेनका। Yes, if an Indian हाँ,
country, he will be punished in that foreign country according to the IPC. Yes, 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 That yes. is law book. That is, yes, that is law book. That is law book. That is a law book. Considering this point that he is a domicile of India, he is, see, you know, now after going out of India, they change their domicile over there. They convert their citizenship into their country. You must be knowing, na, this happens lot of. Then they even though they are Indian, they have got the citizenship over there. They have got a green card over there. Then they are be tried by themselves only. Nothing is going to happen here. वो चीज वहीं पे रह जाएगी. Things will get it over there. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Chaliye. How much of a statement is to be proved? What evidence to be given? What statement forms a part of conversation, document, electronic record, book, series or letters or papers? अब अगर मैं 39 पे आती हूं तो 39 आपको पूछता है व्हाट एविडेंस, हाउ मच एविडेंस. कोई बुक में कोई भी स्टेटमेंट लिखा है जो कि एक सीरीज ऑफ लेटर्स है, पेपर्स है, स्टेटमेंट है, और वो अगर डॉक्यूमेंट कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. एक क्वेश्चन मुझसे कल किसी ने पूछा था कि मैम व्हाट्सएप अगर अपन जो भी चैट करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वो रेलेवेंट है, अलाउड है? हाँ, ऐसा हो सकता है. देखो, Yes, मैं आपको ma'am. बता दूं कि अगर आपकी कोई लॉन्ग चैट हुई है जिसके अंदर आपको सामने वाले ने ये कह दिया है कि हम तो तुझे मारने वाले हैं. आजकल के जमाने में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक बिल्कुल चलता है. अब इसकी ऑथेंटिसिटी पे चले जाए तो जो ईमेल होती है क्या वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होती क्या? उस ईमेल को अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो ईमेल का प्रिंट चेंज हो जाता है क्या? उसमें दूसरा कुछ आ जाता है क्या? हाँ, एविडेंस में कितने तक भी आप जाने दो, अगर समझो व्हाट्सएप की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो अपन व्हाट्सएप का प्रिंट आउट निकालते हैं, हम लोग व्हाट्सएप को लेकर जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उनके थ्रू अगर हमने उस लेटर या सर्टिफिकेट ले लिया कि ये जो व्हाट्सएप चैट है इसी मोबाइल से हुई है, इसी का नंबर है और इसके साथ में ही हुई है, जिसमें वो धमकियां दे रहा है ना उसको कि आज कल मैं तुझे मारने वाला हूं, या कल तुझे एसिड फेंक के जला दूंगा, या तेरी ऐसी चमड़ी की धमड़ी कर दूंगा, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. तो वो एक्चुअली रेलेवेंट माना जाएगा. ठीक है, लेकिन इट्स अ पावर ऑफ अ कोर्ट उसको अलाउ करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये कंप्लीटली इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. लेकिन जहां पे ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट कॉपी आ जाती है वहां पे कोर्ट को समझ के चलना है दैट दिस एविडेंस इज एडमिसिबल. ठीक है, दिस मैम, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं या कॉल पे जो बात होती है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है तो उसका सर्टिफिकेट कैसे लेंगे बोले तो, मतलब क्योंकि आजकल मिमिक्री बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कोई भी किसी की भी आवाज निकाल सकता है. देखो, अगर ऐसी कोई भी बात है तो जो ऑफिशियल, आपको पता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, अब जो आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है, ठीक है, मैंने 1 घंटा आपको फोन लगाया है और 1 घंटे से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ. ठीक है, उसके बाद में मैंने उसमें आपको बहुत कुछ बोल दिया है. अब मुझे किसी कंसर्न्ड, आपको पता है जो ये रहते हैं जो अपना रिकॉर्ड होते हैं कॉल्स वगैरह, जो भी रिकॉर्डिंग्स होती है, पहले के टाइम में क्या होता था, अगर अफेयर है किसी का, हाँ, तो बॉयफ्रेंड क्या करता था, गर्लफ्रेंड का अफेयर किधर है देखने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग्स निकलवाता था और निकल भी जाती थी.
क्योंकि ऑफिशियल किधर ना किधर, बिना अनऑफिशियल भी जाके आप वहां पे चले जाओ कि यार मेरे को ना ये नंबर है, अरे यार सुन ना, दोस्त है ना तू मेरा, दे ना यार, चल ना यार, ठीक है, ऐसे करके अनऑफिशियल उसने रिकॉर्डिंग्स निकाल ली। तभी के टाइम पे दिया भी जाता था, नो डाउट। अभी के टाइम में आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे इस फोन नंबर की ये रिकॉर्डिंग्स चाहिए, और उसके बाद में आप वहां पे दोगे और वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, और उस सर्टिफिकेट के बाद में उस रिकॉर्डिंग्स की एडमिशन होती है, वरना दे आर नॉट एडमिटेड, अदरवाइज नॉट एडमिसिबल इन लॉ। आई बात समझ में सभी को? यस मैम। चलिए 40 पे आते हैं, सेक्शन नंबर 40, जो जजमेंट होती है, जिसको अपन वर्डिक्ट बोलते हैं, यू नो, जजेस जो होते हैं वर्डिक्ट देते हैं। तो जो पार्टीज होती है सूट की, जो भी एविडेंस में लिया जाता है, लेने के बाद जब फाइनल जजमेंट आती है, फाइनल वर्डिक्ट आती है, तो वो जो जजमेंट होगी वो रेलेवेंट होगी ना, उसकी रेलेवेंसी होगी कि नहीं होगी? यस मैम। क्यों? क्योंकि मैम जैसे अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं, तो वो पहले ये देखते हैं ना कि पहले वाले कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, क्या Yes. एविडेंस लिया है। तो दैट इज रेलेवेंट, वो रेलेवेंट हो जाएगी। आया बात समझ में? सेक्शन नंबर 40 जो है ये सेकेंड सूट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड सूट की अगर बात करते हैं तो रेस जुडिकेटा तो सुना ही होगा, है ना? यस मैम। डबल जियोपार्डी भी अपन ने सुना है, यस मैम। सेक्शन 300 सीआरपीसी। हाँ, अभी आपको ये तीनों के तीनों सेक्शंस इस 40 से कनेक्ट करने हैं। एक तो 40 इंडियन एविडेंस एक्ट, 11 सीपीसी और 300 सीआरपीसी। यस। तो ये प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बार सेकेंड सूट और ट्रायल, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री which by law prevents any court, law जो prevent करता है किसी भी कोर्ट को from taking a cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take the cognizance of such suit or to hold such trial। यहाँ पर ये previous judgment की बात की जा रही है। तो जब जजमेंट होती है, ऑर्डर होता है, तो प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट होती है ना। लेकिन अगर सेम पार्टीज अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेकेंड सूट लेके आती है तो वो बार हो जाएगा ना, यस मैम। उसको रोक दिया जाएगा। यस मैम। लेकिन अपील पर कोई बार नहीं होता, अपील पर कोई बार नहीं होता। इसीलिए तो हमको सेक्शन नंबर 11, अपील पे बार क्यों नहीं होता बताती हूँ, सुनो सुनो, डर मत। अपील पर क्यों बार नहीं होता? क्योंकि फर्स्ट अपील भी होती है, सेकंड अपील भी होती है ना। बार है क्या बेटा? नहीं मैम, एक संग नहीं हो सकती ना, वो एक का जजमेंट आ जाएगा तभी तो होगी दूसरी। हाँ, लेकिन अपील पर बार सेकंड अपील हो सकती है, लेकिन फर्स्ट सूट और सेकंड सूट हो सकता है क्या? नो मैम। नो एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे आप सेकंड सूट फाइल नो करोगे? मैम। करोगे क्या शिवानी? नो मैम। प्रीति आप बताओ, प्रीति तो मुझसे बात ही नहीं करती। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ? 40, 41, रेलेवेंसी ऑफ अ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबैट एक्सेट्रा जुरिस्डिक्शन। अभी प्रोबैट की बात आ जाए ना तो विल अपने दिमाग में बिठा के चलो, जहां प्रोबैट आता है वहां विल की बात की जा रही है। तो पम्मी आंटी आप समझ के चलो, कैसे है पम्मी आंटी? प्रोबैट, एडमिरेबिलिटी, मैट्रिमोनी, इंसॉल्वेंसी, है ना। तो जहां पर प्रोबैट की बात आ जाए तो आपको मैं बता दूं, मरने से पहले अगर जो सामने वाला बंदा विल की एग्जीक्यूशन करके नहीं गया, यानी विल रजिस्टर करके नहीं गया, उसने एक पेपर पे लिखा मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी होगी
मेरे एक बेटे को दी जाएगी, बाकी बेटियों को ठेंगा। ऐसे वो लिख के गया। ठीक है। अब बेटियां नशे से बाहर आती है, मेरी मम्मी ऐसा कैसा कर सकती है, मुझे क्यों नहीं दिया, लड़ाई लकड़े झगड़े चालू हो गए। अब विल को चैलेंज करने के लिए पहले विल को प्रोबैट करवाना पड़ेगा, यानी कि विल की अथेंटिसिटी के लिए हमें विल को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और प्रोबैट कौन करता है, कोर्ट प्रोबैट करती है। विल की प्रोबैशन का जो पावर है वो किसी रजिस्ट्रार के पास नहीं है। प्रोबैट का मतलब है टू मेक द डॉक्यूमेंट जेन्युइन, और उसकी अथेंटिसिटी जो है उसको रियल बनाने के लिए हमें विल को प्रोबैट करवाना पड़ता है कोर्ट से। ठीक है। मरने वाला तो मर गया, वो तो कोर्ट आएगा नहीं, लेकिन मरने से पहले तो वो डॉक्यूमेंट लिख के गया था, साइन करके गया था, थंब लगा के गया था, भले ही कोई नहीं था। तो क्या हो सकता है, उस विल को जाके प्रोबैट करवा सकते हैं कोर्ट में जाके। ठीक है, इतना समझ में आया 41 क्या बोला मैम मैंने? क्यों? यस मैम। मैम जैसे विल है तो विल को तो चेंज किया नहीं जा सकता, तो तभी क्या? वो तो उसका प्रॉपर्टी है ना, वो चाहे किसी को भी दे। अगर विल प्रोबैट नहीं होता तो उसके पास टाइटल कैसे आएगा? यस मैम। विल अगर प्रोबैट नहीं होता तो उसके पास गुड टाइटल कैसे आएगा? टाइटल नहीं होगा तो वो आगे कैसे बेच सकेगा? अगर उसकी बहनें उधर सांप बन के बैठी रहेगी कि हमको 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 हमको, तो वो करेगा कैसे? जब तक उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होगी वो किधर बेच सकेगा? विल है लेकिन पेपर है, विल है उसका कुछ यही नहीं है, विल है तिजोरी में रख देना, फिर निकाल। मैम एक जो है कि आप कैसे, क्या आप ओनर हो गई उस डॉक्यूमेंट की? आप ओनर कैसे हो गई? तो जब तक वो विल प्रोबैट नहीं होगी, विल आप वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे नहीं होगी, आप सेकंड थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी यू नीड सम डॉक्यूमेंट। मैम एक जो रूल है कि जो है डॉटर को सेम राइट है जो क्या कहते हैं सन को है, ठीक है? तो मैम अभी आया है, लेकिन अगर जो उसकी जो है क्या कहते हैं उसके फादर की प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो अगर वो विल बनाता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को देता है, ठीक है, तो उसको वो चैलेंज तो कर नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी वो विल हो चुकी है, ठीक है, एक तरीके से गिफ्ट हो चुका है। तो ये रूल लाने का क्या मतलब बना? गिफ्ट और विल में फर्क है, गिफ्ट और विल में फर्क है। मैम ऑथेंटिसिटी के लिए ना उसको प्रोबेट कराएंगे। हाँ मैम क्या है डिफरेंस? गिफ्ट डीड क्या होता है, मैं यहाँ पे बैठ के आपके नाम पे गिफ्ट डीड कर दिया, ठीक है, मेरे तरफ से उस्मा को एक गिफ्ट, 1 फ्लैट, मेरी मर्जी, ठीक है। अब गिफ्ट डीड जब रजिस्टर हो रही है तो कहीं ना कहीं किसी का ऑब्जेक्शन है या नहीं है वो अलग बात है। आफ्टर द गिफ्ट डीड इज रजिस्टर्ड, द टाइटल passes to you, it transfers to you, ठीक है। For will what happens, till the person is not dead, that will is not being read to anyone, ठीक है। Now gift deed is immediately transferring the property or immediately transferring the title. Will, till the will is not registered, even if आप मेरी मर्जी से मेरे मरने के बाद मैं विल करके जाती हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई की है, जिसमें मेरी बहन का नाम नहीं लिखती हूँ, तो बहन जाके अगर उसको चैलेंज करती है कि वो झूठा विल है, ये बनावटी विल है, इसने वो साइन करके फॉर्ज विल दाखिल किया है, तो उसकी बात अलग होती है। इफ इट इज चैलेंज, दैट मीन्स वो विल के क्वेश्चन को लेकर पूरा केस चलता है जैसे एक सिविल सूट चलता है। लेकिन प्रोबैट करने के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो विल को रजिस्टर्ड कर देती है कोर्ट एंड यू कैन पास ओवर द टाइटल टू एनीवन। नाउ व्हाट इज मोर कंफ्यूजन, लेट मी नो। और क्या कंफ्यूजन है? मैम जो ये विल चेंजेस होते हैं ये एक कोडिसिल डॉक्यूमेंट के थ्रू होते हैं ना?